नमस्कार, मैं उनिशा। आप देख रहे हैं देश न्यूज का खास कार्यक्रम प्रेस वार्ता। दर्शकों, प्रेस वार्ता में आज हम जानेंगे देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरें, तमाम बड़ी अपडेट। ऐसी कौन सी खबरें जो आज लगातार सुर्खियों में हैं और अखबारों के फ्रंट पेज में हेडलाइंस बनी हुई है। तो चलिए प्रेस वार्ता में जानते हैं तमाम बड़ी खबरें। और हमारे साथ हमारे एडिटर इन चीफ जय श्रीवास्तव जी, हमारे साथ सूरज जी एडिटर, और हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं, और ये तीनों आप तक पहुंचाएंगे आज की तमाम बड़ी अपडेट। तो सबसे पहले हम चलेंगे एडिटर इन चीफ के पास और तमाम अंतर्राष्ट्रीय खबरों की ओर रुख करेंगे कि अंतर्राष्ट्रीय खबरों में ऐसी कौन सी खबरें जो आज प्रमुखता से अखबारों में प्रकाशित हुई हैं। देखिए, आज जो प्रमुख खबर है उसमें एक खबर जो ये है, जो हुती विद्रोहियों ने जो हमला किए थे जहाज पर, उस पर भारतीय भी 30 भारतीय उसमें शामिल थे। लेकिन भारतीय जो ये सेना है उसमें जाके भारत के जो लोग उसमें फंसे हुए थे उनको बाहर निकालने में कामयाब रहे। तो इसके चलते जो हुती विद्रोहियों ने जिस जो हमला किया था वो निश्चित रूप से उन्होंने बाद में सफाई भी दी है कि हमने भारतीय किसी जहाज पर हमला नहीं किया है। लेकिन इसमें सच्चाई है कि वो जो ये जहाज है वो भारतीय नहीं था। लेकिन भारतीय हेलीकॉप्टर ने जाके जिस प्रकार से 30 क्रू मेंबर्स को से निकाला है, उससे भारत के सेनाओं का मनोबल बढ़ेगा। और निश्चित रूप से जो हुती विद्रोही है, मैं थोड़ा और डिटेल बात करना चाहूंगा हुती विद्रोहियों पर। हुती विद्रोही जो है वो गल्फ कंट्री के सबसे बड़ा आतंकी संगठन माना जाता है, क्योंकि ये कई देशों पे, विशेष करके जो यमन है उस पर उन्होंने कब्जा कर रखा है, एक देश पर कब्जा कर रखा है। इतने बड़े संगठन हुती विद्रोही है। लेकिन जिस प्रकार 2 मिसाइलों से इस जहाज पर हमला किया था, उससे लग रहा था कि शायद बहुत सारी जो है जनहानि हुई है। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि कोई जनहानि वहां पर नहीं हुई है। अब जाके जो है वो हमारे जो भारतीय जो क्रू मेंबर्स है उनको बाहर निकाला गया है। एक और खबर है जो चीन से है। चीन में जो बवंडर उठा है उसमें कई लोग मारे गए हैं। उस बवंडर के लिए जो है भारी जनहानि हुई है। जनहानि के साथ साथ जो है, जो उनके आसपास के क्षेत्र है वहां बहुत तूफान उठा, और तूफान उठने के बाद काफी इमारतों को भी नुकसान पहुंचा। और वहां पर ये देखने को मिला है जो लोग वहां पर रह रहे थे उनको मतलब दिक्कतों का सामना करना पड़ा, और इसमें कई लोग मारे गए हैं। तो इसमें लोगों का ये कहना पड़ रहा है जो वहां पर कि ये बवंडर बहुत ही खतरनाक था, और जो बच गए वो शुक्र अदा कर रहे हैं कि हम यहाँ जीवित बचे हैं। और लेकिन ऐसा बवंडर पहले कभी नहीं था, देखने को मिला था उनको। एक और ये खबर ये है कि जो गुजरात में अरब सागर में भारतीय सीमा में 600 किलो ड्रग्स जब्त की है। इसकी कीमत 600 करोड़ रुपये से ज्यादा बताया जा रहा है। टीम ने ये ड्रग्स जो है पाकिस्तानी पेडलर्स से जब्त किया है, और 14 पाकिस्तानी पेडलर्स को गिरफ्तार भी किया गया है। तो ऐसी स्थिति में जो है ये देखने को मिल रहा है कि पहले भी भारी मात्रा में यहाँ पर ड्रग्स पहले जब्त किए गए थे, और अभी जो गुजरात और राजस्थान के सीमा में पाकिस्तान आज भी जो है ड्रग्स सप्लाई करने से बाज नहीं आ रहे हैं। ऐसे स्थिति में आज जो 14 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उसमें जो शामिल लोग हैं उनसे जब पूछताछ होगी तो हो सकता है कुछ बड़ी चीजें सामने आ जाए, और देखने को ये मिले कि अनेक लोग और भी इसमें शामिल हो सकते हैं। और जो 14 लोग गिरफ्तार हुए हैं, तो फिलहाल पाकिस्तान उसमें डिनाई कर सकता है कि ये लोग हमारे देश के नहीं हैं, जो हमेशा की तरह जो है वो डिनाई करते आए हैं। जी बिल्कुल। और हम सीधे चलेंगे हमारे एडिटर सूरज जी के पास और तमाम चुनावी माहौल जानेंगे, क्योंकि तीसरे चरण के चुनाव होने हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में 7 मई को चुनाव होने हैं, और दिल्ली की 7 सीटों पर आज से नामांकन भी शुरू हो जाएगा, और वहाँ 25 मई को चुनाव होने हैं। तो चुनाव का जो सिलसिला है वो लगातार जारी है। इस बार तीसरे चरण में जो है मतदान होने, इसको लेकर और तमाम क्या खबरें ऐसी है जो लगातार सुर्खियों में हमारे दर्शकों के साथ साझा करें।
बिल्कुल निशा, चुनाव की खबरों की शुरुआत करेंगे, लेकिन उससे पहले एक बड़ी खबर, भारत के लिए मान की खबर है, भारत के सम्मान की, गौरव की खबर है जी। कि भारत ने 2010 के बाद अब पहली बार लगभग 14 साल बाद विश्व तीरंदाजी में कप हासिल किया है और गोल्ड भी जीता है। और दीपिका कुमारी जो हैं उन्होंने सिल्वर जीता है और अंकिता भट्ट और बॉम देवरा ने कांस्य भी जीता है। ये भारत के लिए बड़ी उपलब्धि है। बिल्कुल। और यह जो पदक है, क्योंकि भारत वह देश है जहां तीरंदाजी का खेल कहें कि ये सनातन काल से चला आ रहा है। रामायण काल, महाभारत काल में भी हमने तीरों की गणना देखी है, उनकी महत्व देखा है। तो आज भी भारत में जो तीरंदाजी का खेल है उसको लेकर के हम पिछले 14 वर्षों से गोल्ड मेडल का सूखा झेल रहे थे और ये 14 साल बाद भारत को गोल्ड मिला है तीरंदाजी विश्व कप में। ये देश के लिए बड़े मान की बात है और देशवासियों के लिए सम्मान की बात है। वापिस आता हूँ चुनावी खबरों पर, जहां तीसरे चरण की वोटिंग से पहले हमने देखा है कि पहले चरण का जब मतदान हुआ तो उससे पहले अलग तरह के मुद्दे रहे, अलग तरह की भाषणबाजी रही है। और पहले चरण का मतदान हो जाने के बाद और दूसरे चरण के मतदान से पहले मुद्दे बदल गए, भाषण में जो विषय थे वो विषय बदल गए हैं, प्रहार और तीखे हो गए थे। और अब जब तीसरे चरण का मतदान होना है, दूसरे चरण का मतदान हो चुका है, तो इसमें नए तरह के मुद्दे सामने आ गए हैं। जहां हमने पहले चरण में देखा कि सभी ने अपनी अपनी खूबियां गिनाई कि हमने क्या किया है, हमने क्या किया है। दूसरे चरण में देखा हमने कि खूबियों की जगह खामियों ने जगह ले ली थी, कि वो खामियां गिनाई कि सामने वाले जो प्रतिद्वंदी दल है, प्रतिद्वंदी दल के जो नेता हैं उनमें क्या खामियां हैं, ये गिनाई। और तीसरे चरण में अब एक नए तरह का मुद्दा सामने आया है। हालांकि ये आरक्षण के मुद्दे की यदि हम बात करें तो ये नया नहीं है, ये पिछले कई दशकों से चुनावी मुद्दा बन रहा है। लेकिन इस चुनाव में अब आरक्षण की एंट्री भी हो गई है, क्योंकि यहाँ एक बात जहां ये आ जाती है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल कर्नाटक के बेलगावी में रहे हैं और वहां पर उन्होंने जिस तरह से राहुल गांधी पर निशाना साधा है, राहुल गांधी पर तंज कसते हुए उन्होंने कहा है कि शहजादे जो हैं, क्योंकि आजकल हम पिछले कई दिनों से देखते आ रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राहुल गांधी के लिए शहजादे शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। उन्होंने ये भी कहा था कि शहजादे के लिए कोई सुरक्षित सीट देखी जाएगी, शहजादे को मोदी को गालियां देना अच्छा लगता है, मतलब ये जो शब्द है उन्होंने पकड़ा हुआ है। और अभी भी कल जो उन्होंने कहा कि शहजादे जो हैं वो राजाओं का अपमान करते हैं, जो राजा रजवाड़े रहे हैं, जो जिन्होंने भारत की स्वतंत्रता के लिए या भारत के मान सम्मान के लिए लड़ाइयां लड़ी हैं, उनका अपमान करते हैं। जबकि नवाबों का जब मुद्दा आता है तो वो उस पर चुप हो जाते हैं। और उसके पलटवार में कल दमन दीव में राहुल गांधी थे और वहां पर उन्होंने कहा है कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ और भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहते हैं। राहुल गांधी ने जो कहा है कि जिस तरह से वहां उनकी सभाएं थी और आरोप लगाया है कि संघ और भारतीय जनता पार्टी संविधान को खत्म करना चाहते हैं, क्योंकि इसके पहले एक बात आई थी कि संविधान को बदलना चाहते हैं, संविधान में संशोधन करना चाहते हैं। वन नेशन वन इलेक्शन को लेकर जब बात आई, सीएए को लेकर जब बात आई, एनआरसी को लेकर जब बात आई, यूसीसी को लेकर बात आई, तब हर बार कांग्रेस की ओर से कहा गया कि संविधान में आमूलचूल परिवर्तन करना चाहते हैं। और एक बार फिर संविधान को लेकर के राहुल गांधी मुखर हुए और उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी और संघ जो है संविधान को बदलना चाहते हैं। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि इसी बात को लेकर के संघ प्रमुख का भी जो बयान सामने आया है कि संविधान में सामाजिक आवश्यकताओं के अनुरूप और संविधान की आवश्यकता के अनुरूप ही यदि संभावना हुई तो कुछ बदलाव किए जा सकते हैं, लेकिन जिनकी आवश्यकता वास्तव में संविधान में होगी। दूसरी तरफ यदि हम देखें कि जहां चुनावी चल रहा है, इस पूरे चुनावी माहौल में एक बयान मध्य प्रदेश के पूर्व मंत्री जो कांग्रेस में शामिल हो गए थे और वापस विधानसभा चुनाव के बाद में जब उन्होंने कवायद की भारतीय जनता पार्टी में आने की, तो उनके लिए दरवाजे अभी बंद हैं। हालांकि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का कहना है कि जो 20 लोग हैं जिन्होंने पार्टी छोड़ी थी उनके वापसी के रास्ते तलाश किए जा रहे हैं। यहाँ दीपक जोशी का मैं जिक्र कर रहा हूँ। दीपक जोशी ने एक बड़ा खुलासा किया है, उनका एक बयान सामने आया है और उन्होंने कहा है कि सांसद और विधायक निधि से बनने वाला जो बस स्टॉप होते हैं, क्योंकि हम देखते हैं कि छोटे छोटे जो बस स्टॉप जो बनाए जाते हैं
ग्रामीण क्षेत्रों में बिल्कुल। या उपनगरीय क्षेत्रों में, तो बस स्टॉप जो बनाए जाते हैं उसमें कमीशन खोरी का उन्होंने खेल बताया है कि इसमें बड़ा कमीशन लिया जाता है सांसद या विधायक के द्वारा। और उन्होंने ये कहा है कि सब लेते हैं, मैंने भी थोड़ा बहुत लिया हुआ है। तो इस बात को लेकर के एक नई बहस छिड़ गई है कि बस स्टॉप बनता है, जनता की सुविधा के लिए बनता है, लेकिन उसमें विधायक और सांसद का कमीशन जो होता है वे ज्यादा लेते हैं और उसमें ज्यादा कमाई होती है। तो एक नई बहस लगी। हालांकि ये बात उन्होंने कही है कि जब वो दिग्विजय सिंह का प्रचार करने के लिए राजगढ़ पहुंचे थे, वहां उन्होंने ये बात कही है। और ये जो बड़ी बात है, क्योंकि सांसद और विधायक निधि का जो खर्च होता है, कि एक आंकड़ा भी देश न्यूज ने पहले पेश किया था कि कई सांसद ऐसे हैं, विधायक ऐसे हैं देश में जिन्होंने अपने विधायक निधि का समूचा उपयोग नहीं किया है। कई लोगों की सांसद निधि लैप्स हो गई है। और कई सांसद ऐसे जिन्होंने गांवों को गोद लिया था, तो उनके गोद लिए गांवों में भ्रष्टाचार और तमाम तरह की असुविधाएं देखी गई। तो यहाँ ये बात आता है कि जहां एक तरफ सांसद निधि का प्रचुर मात्रा में उपयोग नहीं हो पाता है, दूसरी तरफ बस स्टॉप बनवाने में सांसद और विधायक जो है वो सबसे ज्यादा कमीशन लेते हैं। तो इस बात को लेकर के एक नई तरह की बहस छिड़ गई है। दूसरी तरफ मैं बात करूंगा कि चूंकि भोपाल में 7 मई को मतदान होना है, तो भोपाल में कल मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का पहला रोड शो रहा है और उन्होंने भोपाल के जो प्रत्याशी हैं आलोक शर्मा, उनके पक्ष में रोड शो किया है। मतदाताओं से अपील की है कि भारतीय जनता पार्टी और आलोक शर्मा के पक्ष में मतदान करें। यहाँ एक बात ये जरूर रही है कि ये रोड शो केवल 1.5 किलोमीटर का रहा है। और वो जो विधानसभा क्षेत्र है, जिस विधानसभा क्षेत्र में रोड शो हुआ है, रामेश्वर शर्मा का विधानसभा क्षेत्र आता है, और वहां पर 1.5 किलोमीटर में 125 मंच बनाए गए थे और वहां पर स्वागत की महिलाओं ने उनकी आरती उतारी है। लाडली बहना योजना को निरंतर रखने के लिए उन्हें साधुवाद दिया है, आभार व्यक्त किया है और उनकी आरती उतारी। दूसरी तरफ एक और बात है जिसको लेकर के सियासी गलियारों में चर्चा का बाजार गर्म है, साथ ही आरोप प्रत्यारोप भी लगातार लगाए जा रहे हैं। और वो खबर है आयुष्मान योजना को लेकर के, जहां आयुष्मान योजना को लेकर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने मरीजों के पास जाकर के ये जो घोषणा की गई है भारतीय जनता पार्टी के संकल्प पत्र में कि 70 वर्ष से अधिक उम्र के जो लोग हैं उन्हें एयर एम्बुलेंस से इलाज के लिए दूसरे शहर भेजने की बात है और उन्हें 5 लाख रुपए तक का इलाज कराने की बात है। तो उसकी पहल करते हुए, हालांकि ये जो पहल की जा रही है आयुष्मान योजना के तहत की जा रही है, तो 70 वर्ष से अधिक उम्र के लोगों के लिए जो इलाज की बात है उसको प्रचारित करने के लिए जहां एक तरफ वीडी शर्मा मरीजों के फॉर्म भरते हुए नजर आए, वहीं मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव भी मरीजों पे उन्होंने खुद फॉर्म भरे हैं। और इसी बात को लेकर के आयुष्मान योजना को लेकर के 70 साल से अधिक उम्र के बुजुर्गों को एयर एम्बुलेंस के द्वारा दूसरे शहर इलाज के लिए भेजने को लेकर के मध्य प्रदेश के जो कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी, उन्होंने पलटवार करते हुए कहा है, तंज कसते हुए कहा कि ये सब भारतीय जनता पार्टी के कागजी दावे हैं, ये धरातल पर नहीं उतरेंगे। और उन्होंने एक बात कही है कि जैसा कि एयर एम्बुलेंस की बात हुई, हेलीकॉप्टर से बात हुई कि मरीजों को हेलीकॉप्टर से भेजा जाएगा, तो उन्होंने कहा कि हेलीकॉप्टर तो केवल भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के लिए होते हैं, उनके घूमने के लिए होते हैं। और गरीब जो मजदूर होता है, गरीब परिवार के जो मरीज होते हैं, वो आज भी या तो कांधों पर लेके जाए जाते हैं, साइकिल पर या फिर ठेले पर उनको ढोया जाता है। तो ये उन्होंने तंज कसा है। हालांकि गाहे बगाहे ऐसी स्थितियां भी सामने आ जाती हैं कई बार। दूसरी तरफ शिवराज सिंह चौहान मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, वो कल ग्वालियर में थे और ग्वालियर में उन्होंने 2 लोकसभा क्षेत्रों में जनसभाओं को संबोधित किया है, रोड शो भी किया है। तो वहां उन्होंने एक बात कही है राहुल गांधी और सोनिया पर तंज करते हुए कि क्या वो देश के टुकड़े करना चाहते हैं और कितने टुकड़े करना चाहते हैं, इसको लेकर के वो अपना स्पष्टीकरण दें कि क्या राहुल गांधी और सोनिया गांधी जो है देश के टुकड़े करने पर आमाना। दूसरी तरफ यदि हम देखें तो प्रहलाद सिंह पटेल जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, वर्तमान में मध्य प्रदेश के मंत्री हैं, कैबिनेट मंत्री हैं, उन्होंने भी कांग्रेस पर पलटवार किया और उन्होंने कहा है कि कांग्रेस ने अपने शासनकाल में, चाहे राज्यों की बात करें या केंद्र की बात करें, तो उन्होंने वहां पर कभी भी पिछड़ा वर्ग आयोग को संवैधानिक दर्जा नहीं दिया। यहाँ जातिगत बात की जा रही है, क्योंकि जातिगत समीकरण साधने हैं, तो जातिगत समीकरण को साधने के लिए ये इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। दूसरी एक और मुख्य बात बताऊंगा चुनाव से जुड़ी हुई निशा जी, कि जहां मध्य प्रदेश में तीसरे दल की एंट्री के लिए, हालांकि जिस तरह से इंडिया अलायंस के नेताओं द्वारा प्रचारित जो चीज की जा रही थी, एक सीट भी छोड़ दी गई थी सपा के लिए, उसके बावजूद में किसी भी भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के अलावा
दूसरे दलों के नेताओं की जो का बड़ा प्रचार नहीं रहा। लेकिन उसी क्रम में हम देखें कि कल मायावती जो बसपा की सुप्रीमो है वो मुरैना में थी, और क्योंकि मैंने पूर्व में उल्लेख किया था कि विंध्य क्षेत्र की कुछ सीटें और ग्वालियर चंबल की कुछ सीटें जो हैं वहां पर बसपा और सपा का प्रभाव देखा जाता है, तो उस प्रभाव को ज्यादा मजबूत करने के लिए बसपा सुप्रीमो मायावती कल मुरैना में थी और उन्होंने दोनों दलों पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा भारतीय जनता पार्टी हो या कांग्रेस हो, इनकी गारंटी के फेर में ना पड़े, ये इनके जुमले हैं, और यदि आप लोग इनकी गारंटी के फेर में पड़ेंगे तो दलितों पर अत्याचार बढ़ेगा, उन पर जुल्म बढ़ेगा। एक बार फिर दलित वोट की राजनीति करने के लिए उन्होंने इस तरह की बयानबाजी की है। जी निशा जी बिल्कुल। और हम सीधे चलेंगे, हमारे साथ लखनऊ ब्यूरो से ज्ञानेश जी हैं। ज्ञानेश जी, उत्तर प्रदेश लखनऊ की तमाम हम सुर्खियां जानेंगे, ऐसी कौन सी खबरें जो वहां से लगातार सुर्खियों में है और अखबारों में आज प्रमुखता से प्रकाशित की गई, हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। निशा, सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो भारत देश के रक्षा मंत्री है राजनाथ सिंह, आज वो राजधानी लखनऊ में अपना नामांकन दाखिल करेंगे और इनका जो कार्यक्रम है वो सुबह 10:30 बजे से जो बीजेपी कार्यालय में वो पहुंचेंगे और उसके बाद रोड शो के माध्यम से कलेक्ट्रेट पहुंचकर लगभग 12:10 पर अपना नामांकन दाखिल करेंगे और उनके साथ में जो चीफ मिनिस्टर हैं योगी आदित्यनाथ, वो भी रोड शो में मौजूद रहेंगे। साथ ही साथ में बता दूं कि भाजपा कार्यालय में कलेक्ट्रेट तक सड़क को बहुत अच्छी तरीके से सजाया गया है। स्वागत के लिए रोड शो पर जगह जगह मंच लगाए गए हैं जिससे राजनाथ सिंह का स्वागत किया जाएगा और राजनाथ सिंह के नामांकन में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के साथ साथ में उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी भी होंगे शामिल। और बता दूं कि जो उत्तर प्रदेश के डिप्टी सीएम है केशव प्रसाद मौर्य और ब्रजेश पाठक, वो भी साथ में शामिल रहेंगे राजनाथ जी। और साथ ही साथ में कार्यकर्ता भी मौजूद रहेंगे। वहीं उत्तराखंड के सीएम पुष्कर धामी रोड शो में रहेंगे और जो यूपी के बीजेपी अध्यक्ष हैं भूपेंद्र चौधरी, सांसद दिनेश शर्मा भी उनके साथ में रहेंगे और बड़ी संख्या में कहीं न कहीं पदाधिकारी जनप्रतिनिधि शामिल होंगे। इस तरीके से जो है नामांकन राजनाथ सिंह आज राजधानी लखनऊ में करेंगे। निशा, हम बात करेंगे निशा की जो प्रयागराज के फूलपुर है इलाहाबाद सीट पर आज से कहीं न कहीं नामांकन प्रक्रिया की शुरुआत होगी और दोनों लोकसभा सीटों पर 6 मई तक ये नामांकन प्रक्रिया होगी। 7 मई को प्रत्याशियों के नामांकन पत्रों की होगी जांच, वहीं 9 मई को नाम वापस लिया जा सकेगा और 25 मई को 6वें चरण में दोनों सीटों पर मतदान होना है। निशा, मैं बात करूंगा आपकी जो बसपा कोऑर्डिनेटर है आकाश आनंद, उन्होंने कल सीतापुर में एक रैली की थी और उसमें रैली आयोजकों पर एक मुकदमा दर्ज किया गया है। कहीं ना कहीं बीजेपी की तरफ से मुकदमा दर्ज कराया गया है। आम जनमानस में हिंसा फैलाने को लेकर शहर कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है। बसपा के लोकसभा प्रत्याशी महेंद्र यादव के समर्थन में आकाश आनंद ने जनसभा की थी और उसमें आरोप लगाए गए हैं कि जो आयोजक हैं जनमानस को हिंसा फैलाने को लेकर कहीं न कहीं इसके तहत मुकदमा दर्ज कराया गया। बिल्कुल। और इसे मैं बात करूंगा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जो है शिवपाल यादव, उन पर उन्होंने तंज कसा है। उनको कहा है कि चाचा को टिकट दिया तो चाचा पर उम्र को लगता है ज्यादा बोझ और चाचा ने पलायन का रास्ता अपना लिया है। अब भतीजे पर विश्वास करने का प्रयास हुआ है लेकिन भतीजे के पहले ही जो है वो उखड़ चुके हैं, पहले ही उखड़ चुके। तो इस तरीके से लगातार जो है लोकसभा में जो चाहे योगी आदित्यनाथ हो चाहे अखिलेश यादव हो, लगातार जो है आरोप प्रत्यारोप लगाने का काम किया जा रहा है। वहीं हम बात करेंगे समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की, जो सपा कांग्रेस गठबंधन के प्रत्याशियों के समर्थन में सोमवार को पचकुइया स्थित जीआईसी मैदान में वो आज सभा करेंगे और लोकसभा चुनाव में आगरा में उनकी यह पहली सभा होगी। सभा को सफल बनाने के लिए सपा तैयारियों में पूरी तरीके से जुटी है। आगरा सुरक्षित और फतेहपुर सीकरी लोकसभा सीट के विभिन्न क्षेत्रों में कार्यकर्ताओं और भीड़ को लाने की जिम्मेदारी जो है कहीं पार्टी पदाधिकारियों को सौंपी गई। बिल्कुल जी। जी ज्ञानेश जी, मैं सीधे चलूंगी हमारे एडिटर इन चीफ के पास और उनसे एक खबर पे हम और अपडेट लेंगे क्योंकि दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल की अर्जी पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई है और पहले भी उनकी दिल्ली हाई कोर्ट में जो याचिका थी उसको खारिज कर चुके थे। अब कहीं ना कहीं गिरफ्तारी को चुनौती देती है। इसको लेकर तमाम जो अपडेट हैं वो और क्या आ रही है हमारे दर्शकों के साथ साझा करें। देखिए,
दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जो सुनवाई है उसमें आज भी जमानत होना उनके मुश्किल काम है, क्योंकि जिस प्रकार के एविडेंस है बिल्कुल उससे ऐसा लग रहा है कि उनको जमानत मिलना अभी और मुश्किल होगा। बिल्कुल बिल्कुल और लेकिन फिर भी अब ये देखना ये होगा, क्योंकि जो एविडेंस अभी तक साक्ष्य के रूप में वहां पर प्रस्तुत किया है उससे ऐसा लगता है कि अभी दिल्ली के मुख्यमंत्री को लेके और गहमा गहमी होना बाकी बिल्कुल। है। मैं एक और बात बताना चाहूंगा कि जिस प्रकार से अमेरिका ने एक रिपोर्ट के विषय में बात की है कि रिपोर्ट में ये कहा गया था कि भारत में सीए लागू होने के स्थिति में और जो मणिपुर की जो लड़ाई है उसको लेके, मणिपुर की जो हिंसा है उसको लेके उस पर टिप्पणी की गई थी। तो भारत ने बिल्कुल स्पष्ट रूप से डिनाई कर दिया है कि भारत में इस प्रकार के कोई वातावरण नहीं है। इस प्रकार की वातावरण यदि हमें और आगे अमेरिका अगर कोई इस प्रकार की टिप्पणी करते हैं तो निश्चित रूप से भारत इसको गंभीरता से लेगा। इस बात के बाद अमेरिका भी जो है अभी बैकफुट पर है, क्योंकि अमेरिका ने कहा कि नहीं, हमारा मंशा ये नहीं था कि अमेरिका को और इसमें बीच में पड़ना चाहिए, क्योंकि वो भारत का जो है निजी मामला है, इसमें अमेरिका के कोई रोल नहीं रहेगा। अगर किसी ने इस प्रकार की टिप्पणी दी है तो अमेरिका उस पे जो है खुद ही देखेगा कि क्या ये टिप्पणी क्यों दी गई है। बिल्कुल तो कुल मिला के देखिए, भारत की ताकत अभी दिखने लगा है कि अमेरिका पहले छोटी छोटी बातों पर बोलने लगता था, लेकिन अब अमेरिका भी अगर कोई कुछ बोलता है या अमेरिका के किसी भी प्रकार से कोई एजेंसी अगर कोई टिप्पणी भारत के खिलाफ करता है तो निश्चित रूप से अमेरिका खुद ही उसको सल्व करते हैं। इसको लेके ये देखा यह जाता है कि भारत के जो ताकत है वो दर्शाता है कि अमेरिका भी अंडर प्रेशर में, कोई अगर एजेंसी ने या किसी ने कुछ भारत के खिलाफ बोला तो भारत के पक्ष में खुद अमेरिका खड़ा हो जाता है। बिल्कुल। तो निश्चित रूप से जो है ये जो दुश्मन देश है उनके लिए एक सबक है ये। सबक जी है। निशा जी बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद एडिटर इन चीफ तमाम जानकारी हमारे दर्शकों के साथ साझा करने के लिए। हमारे साथ एडिटर सूरज जी जिन्होंने तमाम जानकारी दर्शकों के साथ साझा की। लखनऊ उत्तर प्रदेश से हमारे साथ ज्ञानेश जी थे जिन्होंने तमाम जानकारी साझा की। तो दर्शकों, आज प्रेस वार्ता में हमने देश दुनिया की तमाम बड़ी खबर, बड़ी अपडेट, ऐसी कौन सी खबरें जो लगातार सुर्खियों में थी, राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, चुनावी माहौल इस वक्त का क्या चल रहा है, तमाम जानकारी आप तक बताई। प्रेस वार्ता में फिर मिलेंगे नई खबरों के साथ। देखते रहिए देश न्यूज़। नमस्कार।